अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब ने कश्तियाँ जला दी हैं और लड़ने का फैसला किया है। अमेरिका के ख़िलाफ़, एस्टैब्लिशमेंट ख़िलाफ़, सियासी जमातें ख़िलाफ़, अवाम साथ है। तो क्या मतलूबा नताइज हासिल कर पाएंगे? 28 अक्टूबर 11 बजे से ये मामला शुरू होगा और 4 नवंबर तक जाएगा। H9, F9 या परेड ग्राउंड। H9 की जगह के लिए कहा है, वो इजाज़त आज ना मिली तो फिर कोर्ट में दरख्वास्त जाएगी और वहाँ जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप आर्टिकल 15, 16, 17 राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन, ये सारे राइट फंडामेंटल राइट्स बैकग्राउंड पे चल रहे हैं। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 14 क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आम बंदे की ज़िंदगी। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अब आवाम साथ निकलने के लिए तैयार है। जब उसे फिक्र ही नहीं तो आवाम तो साथ चलेगी ना। रात को इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो अपना एक वीडियो पैगाम दिया है, मैं उसमें कोई काट छाट नहीं कर रहा, एज इट इज सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल 11 बजे मैं लिबर्टी चौक से अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल हो। ये कोई सियासत के लिए कोई तहरीक नहीं है, ये कोई जाती मफादात के लिए नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिराने या लाने के लिए नहीं है। ये मुल्क को हकीकी तौर पे आज़ाद करने के लिए है। ये जब से पाकिस्तान बना है, जो तहरीक पाकिस्तान थी जिसमें हमने अंग्रेजों से आज़ादी ली थी, ये अब उसके बाद हकीकी आज़ादी की तहरीक, उतनी बड़ी तहरीक अब शुरू है। इसका मकसद क्या है? इस मुल्क में जो फैसले हों वो मुल्क के अंदर फैसले हों। कोई बैरून मुल्क के पुतले हमारे मुल्क के फैसले ना करें। दूसरी चीज, इंसाफ हो, कानून के सामने सब एक बराबर हो। इंसाफ से इंसानों को आजाद किया जाए, इंसाफ दे के इस मुल्क के अंदर खुशहाली लाई जाए, क्योंकि इंसाफ के बाद ही खुशहाली आती है। ये छोटा सा तबका जो कब्जा करके बैठा हुआ है, जो हर वक्त चोरी करता है और अपने आप को NRO दे देता है, इनसे आजादी के लिए यह तहरीक है। इंशाअल्लाह हम कल निकलेंगे सुबह 11 बजे और ये तहरीक चलेगी। ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद नहीं करते, और वो तब होगा जब एक अवाम फैसला करेगी साफ और शफाफ इलेक्शन से कि किसको इस मुल्क की क़यादत करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई बाहर से साजिश हो और अंदर यहां बैठे हुए गद्दार उनके साथ मिलकर हुकूमत गिरा के और पुतले ऊपर बैठा दें। हम वो मुल्क चाहते हैं जो कायदे आजम ने जिसकी जदोजहद की। हम वो मुल्क चाहते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम सुन लिया, वो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लगाया था और आपने देख भी लिया। लॉन्ग मार्च का मकसद सिर्फ वो एक ही कह रहे हैं इमरान खान साहब, साफ शफाफ इंतखाबात की तारीख और इलेक्शन कमीशन अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करे। अब इलेक्शन कमीशन पर स्टेप डाउन होगा नहीं जी, वो बजाय कि वो मुंतखब हुए हैं, टेन्योर पोस्ट है, आर्टिकल 209 उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उन्हें निकाला नहीं जा सकता। जजमेंट जितनी भी हैं उनमें फेवरेटिज्म का एलिमेंट नज़र आ रहा है, बायस्ड नज़र आ रहा है, टारगेटेड चीज़ें नज़र आ रही हैं। वैसे तो इसमें हाई कोर्ट भी ये सारी चीज़ों को सामने रख के रिमूवल का ऑर्डर कर सकती है, लेकिन ये बातें अब कई जजमेंट है। 211 जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि अगर किसी को निकालना है तो 209 में आना पड़ेगा। 209 आर्टिकल भी बैकग्राउंड पे चल रहा है, 211 भी बैकग्राउंड। आप लोगों की समझ के लिए बता दूं कि इसके अलावा रेमेडी कोई नहीं है। सुप्रीम जूडिशल काउंसिल में मामला जा चुके हैं और वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने अब आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। ये रोज़ाना मूवमेंट चलेगी और आप तक बहुत सी चीज़ें खुल के आएंगी। कहीं ना कहीं मुज़ाकरात शुरू होंगे और मुज़ाकरात मंतकियाँ जहाँ तक कहाँ पहुँचते हैं, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक शायद ये इस्लामाबाद जाने से पहले मामला सेटल डाउन हो जाए। और
शहबाज शरीफ तो चाहेगा, नवाज शरीफ नहीं चाहेगा। माशरे में फसाद कौन चाह रहा है, लड़ाई कौन चाह रहा है, इदारों में टकराव कौन चाह रहा है, ये आप लोग सबको फैसला करना है। इमरान खान साहब अपना माइंड दे चुके हैं और कौम उनके साथ निकल रही है। मैं आज भी समझता हूँ कि यहाँ बैकडोर डिप्लोमेसी चलनी चाहिए, मामला सेटल डाउन होने चाहिए। मैं तो हम तो और खलील रहमान कमर साहब बड़ी वजाहत के साथ, हम इसमें आरफ हमीद भट्टी भी, जब हम स्पेसिस में बात होती थी, हम तो कोई अक्टूबर के पहले हफ्ते में फ़ाइनल किए बैठे थे कि 12 अक्टूबर से मामला तो आगे नहीं जाने, लेकिन ग्रेटर विजडम के साथ इमरान खान साहब इसको वक्त देते रहे कि ये 1 मंथ की अंजाम तक जितना भी डिले कर सकते हैं मामला सेटल डाउन हो जाए। अब ये सड़कों पे मामले हल होंगे। मजबूर हो गया, रात खलील रहमान कमर साहब ने मुझे कॉल किया, मैं कॉल ना ले सका, लेकिन उनकी वीडियो एक आ गई, वो मैंने ट्विटर अकाउंट पे हैंडल पे लिखी, तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको। अगला शेर बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। और अर्श शरीफ का जनाजा इस बात की गवाही दे रहा था। बहुत बड़ा जनाजा बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं। अच्छा चले, पहले मैं चाहूंगा यही जो शेर है जिस खूबसूरत तरीके से खलील रहमान कमर साहब ने, जो क्रेडिट उनको जाता है, सुनिएगा। तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, तुम वादा करो शान से दफनाओगे मुझको, मैं तेरी कसम पूरे तकब्बुर से मरूंगा। जी आपने सुन लिया। अब आप बैकग्राउंड पे साथ साथ देख रहे हैं जनाजे, मुख्तलिफ तस्वीर है, वीडियोज़ हैं कि कितना बड़ा जनाजा था। शुरू में मेरे से भी एक वीडियो लग गई जो किसी ने देखा, ये ज़्यादती है आप लोगों की तरफ से। आप वो रिजवी साहब का जनाजा था, रिजवी साहब जनाजा बहुत बड़ा जनाजा था, अहले सुन्नत वल जमात होने की वजह से वो पजीराई बड़ी मिली। लेकिन अर्श शरीफ का जनाजा भी इस्लामाबाद का एक बहुत, लेकिन सिर्फ खाली इस्लामाबाद में नहीं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी गायबाना नमाज जनाजा, लाहौर में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। और वहाँ से आप समझ सकते हैं ठाठे मारता समंदर जो है वो आ गया समझ। बड़ा मैंने कल रात यानी परसों 26 तारीख की रात को मैंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, इनको अरशद शरीफ के मामले में जुडिशल कमीशन इंक्वायरी कमीशन ही मैं बात कर रहा, जुडिशल कमीशन, TORs मैंने पूछे क्या TORs हैं वो बताए जाएँ। मैंने ये ख़त लिखा, ईमेल कर दी, पोस्ट हो गया, कोरियर हो गया, बल्कि वहाँ मेरे दफ्तर के स्टाफ ने जाकर वसूल भी करवा दिया। और मैंने बड़े सवालात उठाए हैं इस हवाले से अर्शद शरीफ वाले मामले में। मैंने एक तो बड़ी सीधी सी बात कहा है कि जो है ना, कीनिया हुकूमत की नाकामी है, इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला ले जाया जाए। हमारा शहरी है, ये जिम्मेदारी थी कीनिया हुकूमत की। जिस तरह ये ब्लाइंड कोल्ड मर्डर, टारगेटेड किलिंग हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है इस्लामाबाद के हवाले से, वो बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, आप वो देख सके, जो वजूहात हैं वो भी आपके सामने हैं। मैं अब उस पर डीप में जब जाएंगे तो आपके सामने आएगा कि गोली सिर्फ मौत जो है ना, फेफड़ों के हवाले से भी गोली लगने का कह रहे हैं, एक जो आपकी कनपट्टी के ऊपर यहाँ लगी है और ये काफ़ी करीब कुर्बत से लगी है, कोई दूर से स्नाइपर नहीं था, और पॉसिबिलिटी है कि पहले असैसिनेशन की गई और फिर बिठाया गया। और इसलिए मैंने कहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए, या एटलीस्ट हाई कोर्ट के 3 जजेस होने चाहिए जो इस सारे मामले को देख सकें। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की राय भी इसमें शामिल करने का, फोरेंसिक के तौर पर, डिटेक्टिव के तौर पर मैंने कहा ये सारे शामिल किया जाए। और जो भी आप और ये जो है ना, इसके TORs शेयर किया जाए हमारे साथ, हमें पता चल सके क्या है। अच्छा, ये कोई सियासी मकसद नहीं है खुदा रहा है, और ना ये मेरा कोई ऐसा मकसद है कोई आपस में लड़ाई लड़नी है, लेकिन इन सब कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए जो हक है वो और जो सच है वो सामने आना चाहिए। कौन वो हक और सच जानना चाहती है, हम तो फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम तो वे आउट निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आगे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, मैं हाई कोर्ट भी जाऊँगा।
लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इतनी इब्तिदा की है और ये मामला जो है मैंने सामने रखे हैं ताकि ये चीज़ें आगे की तरफ जाएं। और जब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे और उसको जब इख्तियार देंगे, ये नहीं मॉडल टाउन सानिया की तर्ज पे वो इख्तियार ही मांगते रह गए थे। जस्टिस अली बाकर नजफी ख़त लिखे थे उस वक्त, मैंने बड़े ख़त मैंने जो है ना वो सारे मैंने सामने रखे थे और आप वो समझ सकते हैं क्या हालात और वाक़यात हैं। एक जो चीज़ जो मैंने बड़ी ज़रूरी, मैंने शुरू में बात नहीं कर सका, हालांकि मुझे पहले बात करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब को जो इलेक्शन कमीशन ने बदनीति से जो फ़ैसला दिया है 21 अक्टूबर का, वो फैसला वापस लेने के लिए जो वहाँ के वोटर हैं एक उनकी तरफ से मरासला लिखा, आइनी दरख्वास्त भी तैयार है, वो मैं दायर कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आज ही दायर कर दूँ, उसमें मैं सारे पॉइंट लेके आऊँ और मैं आप लोगों की वजाहत के लिए बार बार मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग समझ आएँ। इलेक्शन कमीशन एक इंतज़ामी इदारा है, इसका आइनी किरदार कोई नहीं, कोई कानूनी इख्तियार कोई नहीं इसका। ये अपने इख्तियारात को किस हद तक इस्तेमाल कर सकता है आप ये सोच सकते हैं। और मैंने ख़ास तौर पर ये सेक्शन सारे बैकग्राउंड पर चल रहे हैं। 63(1)P ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देता है, इलेक्शन कमीशन नहीं है वो किरदार। और मैंने 137 में बताया कि उन्होंने कहा कि अगर मिस डेक्लेरेशन सालाना, ये पहले अपनी नौबत का पहला केस है जो बात कर रहा है मिस डेक्लेरेशन की, और क्या मिस डेक्लेरेशन करप्ट प्रैक्टिस में जाएगी, हु विल डिटरमिन। इलेक्शन कमीशन तो कोर्ट नहीं है, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है। और अगर स्कीम ऑफ द एक्ट देखें, चैप्टर 9 सारा देखें जो 139 से शुरू होता है, वो इलेक्शन पिटीशन से शुरू होता है और करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन है। और ये सारा क्या है, नॉमिनेशन पेपर से दाखिल होने पर इलेक्शन होने के प्रोसेस तक, यानी मेंबर पार्लियामेंट से मुंतखब होने से रिलेटेड है चीजें, और उसी में करप्ट प्रैक्टिस है। 167 में 132 को तो कहा जो 132 को एक्शन ये करप्ट प्रैक्टिस है, लेकिन 137 को शामिल नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया। तो ट्राइब्यूनल का इख्तियार इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। ये 232 सेक्शन की बात हो रही है कि जहां ये कहा जहां सजा हो जाए या करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से आप डिक्लेयर हो जाए तो आप नाअहल हो जाएंगे। वो 5 साल के लिए नाअहली दी हुई है। करप्ट अभी तक इस्तगासे कितने इस्तगासा दायर करते, फैसला होता तो देख लेते आप। 62(1)F का इख्तियार नहीं है आपका, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। क्या होगा 174 के तहत इस्तगासा जाएगा सेशन कोर्ट के पास ट्रायल में, और वो आपको सजा सुनाएगा। सिर्फ एक ही तरीका है इसका, दूसरा तरीका है ही कोई नहीं। ये समझ बैठे हैं कि सिर्फ इतना लिख दें कि करप्ट प्रैक्टिस का ये ट्रायल चलेगा, ट्रायल के नतीजे में जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो करप्ट प्रैक्टिस की डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब सिर्फ खाली कह देने से इलेक्शन कमीशन कह दे कि आप करप्ट प्रैक्टिस हैं इस वजह से कि आपने मिस डेक्लेरेशन की है, ये तो बाकायदा आपको एक हेयरिंग रखनी है, फर्द यानी बाकायदा ट्रायल होगा, गवाहान आएंगे, जो तरीका ट्रायल का है। तो आर्टिकल 10A बैकग्राउंड पे चल रहा है, 4 और 5 की वायलेशन है। 232 की मैंने वायरीज की बात कर रहा हूं कि ये 137 सब आर्टिकल 6 सब सेक्शन 4 जो है ना, ये आइन से मुतसादम है, आर्टिकल 10A से मुतसादम है। तो ये वो सारी चीज़ें जो हैं इस वोटर की तरफ से मैंने रख दी हैं, लिख दिया मरासला, वसूल करा दिया मरासला वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में, और आइनी दरख्वास्त मेरी तैयार है। एक आध दिन में वो दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट में मैं दायर करने लगा हूँ। मरासला भी बैकग्राउंड पे चल रहा है ताकि आप समझ सकेंगे, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है। सिंध हाई कोर्ट में एक आखिरी केस बता दो, गैर कानूनी पार्किंग फ़ीस मुझे बहुत से लोगों ने कहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पार्किंग फ़ीस 4 ज़िला में गाड़ियों की होगी जी। ईस्ट साउथ सेंट्रल कोरंगी मोटरसाइकिल का सालाना 8.5 करोड़ आमदनी होती है। मोटरसाइकिल की पार्किंग फ़ीस 8 रुपये है, कार की पार्क फीस 30 रुपये मुकर्रर है। और यौमिया 6,214 मोटरसाइकिल पार्क होती हैं। चारों ज़िला में मोटरसाइकिल पार्किंग की मद में यौमिया 62,000 रुपये आमदन होती है। ज़िला जनूबी में यौमिया औसतन 816 मोटरसाइकिल पार्क होती है। चारों ज़िला में कारपोरेट यौमिया 1 लाख रुपये औसतन आमदनी होती है।
ज़िला जनूबी में योमिया औसतन 1000, ज़िला शर्की में योमिया 2041 कारें पार्क होती। KMC ने पार्किंग के लिए 4 अजला मुकर्रर करा, 64 नुमाइंदों को फहरिस्त भी पेश कर दी। गैर मुइना मुद्दत के लिए ये लगा दी और ये आप नहीं हासिल कर सकते। ये तो वो है ना जो सामने बिहाइंड द पिक्चर, बिहाइंड द कर्टन क्या कुछ हो रहा है वो आप समझ सकते हैं। मैं सिंध ही में कलेक्टर में कमसिन लड़की से ज्यादती का केस है। DG साउथ जो है इरफान बलोच और SP इन्वेस्टिगेशन पेश हुए, 2 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया है, जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया है और सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची से ज्यादती पर नोटिस लिया था। हाँ, मैं प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले बता दूं कि हालात और वाक़यात जिस जगह पे चल रहे हैं, काम जो आपकी मंजिल है वो तो मुश्किल नज़र आती है। सारी कुव्वतें खिलाफ हैं। क्या इमरान खान साहब मंतकी अंजाम तक पहुंच पाएंगे, या यहां कोई बैठ के आप में बीच बैठ के बचाव का कोई रास्ता तय करेगा? मेरा ख्याल ये फैसला करना पड़ेगा। PDM के सारी सियासी जमातें वो अपनी हवस में अपना एजेंडा पूरा कर रही हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी या बाकी मामलात में देखना पड़ेगा कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके चलना है। टकराव की सियासत कहीं ज्यादा नुकसान ना कर दे, ये भी सोचना होगा। मगर फैसला जो है अब आप लोगों के हाथ में है। मुझे कोई आगे अच्छे हालात नजर नहीं आ रहे। मजीद गुफ्तगू मैं कल करूंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।